कि इकोनॉमिक सेंसस के पक्ष में कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये तो हम एक तरह से दुश्मन और बढ़ा लेंगे, बना लेंगे हमें। वो घाव जहां है, घाव यहां पर क्या है, जमाते इस्लामी। तो हम अगर ये इकोनॉमिक ब्लॉकेज लगाते हैं तो हम उन बांग्लादेशियों को भी हम कहीं ना कहीं भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे जो शायद भारत के साथ रहना चाहते हैं। अवामी लीग के भी वहाँ कार्यकर्ता साथ हैं, कई मुस्लिम वहाँ पर, ऐसा नहीं है। तो कट्टरपंथियों का इलाज, जो कैंसर है जहाँ पर, जो स्पॉट है घाव का, उनका इलाज जरूरी है। देखो, जैसे ही आपने मिलिट्री एक्शन इनिशिएट किया, उसी माफिक पर पाकिस्तान की तरफ से भी एक्शन शुरू हो जाएगा और चाइना की तरफ से भी। आपकी फोर्सेस पूरी डिसिपेट हो जाएंगी, हमारे देश के हित में नहीं है। उस माफिक की आपके पास ताकत नहीं है कि आप 3 फ्रंट की वॉर एक समय कर सको, या 3 तरफ से। वैसे ही उग्रवाद काफी ज्यादा कई जगह में है, तो आपका 3.5 फ्रंट हो जाएगा। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ 3.5 फ्रंट एट ऑल। इसलिए देश के हित में नहीं है किसी प्रकार से मिलिट्री एक्शन लेना। बड़ा अच्छी बात है अगर हमारा वेस्टर्न फ्रंट सिक्योर होता, नॉर्दर्न कंप्लीटली सिक्योर होता, और पाकिस्तान और चाइना की तरफ से किसी प्रकार का थ्रेट नहीं होता, तो हमें इनको संभाल लिया होता। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि वी कैन नॉट डिसिपेट आवर फोर्सेस ऑन 3 फ्रंट्स। मोमेंट आपने मिलिट्री एक्शन किया, आप देखो टर्की ने उनको किलर ड्रोन्स भेज दिए, पाकिस्तान ने उनको 40,000 से ज्यादा टैंक और आर्टिलरी शेल दिए। उनको साफ तौर पर नजर आता है कि हिंदुस्तान किसी ना किसी समय मजबूर हो जाएगा किसी ना किसी प्रकार से मिलिट्री एक्शन करने के लिए। और अगर हम कोई मिलिट्री एक्शन करते हैं तो हमारे हित में नहीं होगा, हमारे लिए बहुत नुकसानदेही होगा। ये तो फिर हमारी मजबूरी है, और उस मजबूरी का वो फायदा उठा रहे हैं कि त्रिपुरा तक लॉन्ग मार्च करते हैं और बीएनपी के कार्यकर्ता और कहते हैं चलो अगरतला। तो ये तो हमारे धैर्य की परीक्षा हो रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, धैर्य का फायदा उठा रहे। लेकिन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ओनली 4 to 6 वीक्स। अगले 4 से 6 हफ्ते में पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो अब चूंकि आरएसएस ने कहा कि भाई अब वो 4 से 6 हफ्ते भी नहीं, अब तुरंत आप कुछ कीजिए। लेकिन क्या हम 4 से 6 हफ्ते तक चुपचाप बैठे रहें? और सवाल यहाँ पर ये है मौलाना साहब कि जिस जमाते इस्लामी का जिक्र किया, मैं समस्या के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। समस्या बांग्लादेश है, मोहम्मद यूनुस की सरकार है, पाकिस्तान है, या जमाते इस्लामी जो संगठन बना था कि भाई इस्लाम का प्रचार करना, लेकिन 2 गुट में बट गया और एक कट्टरपंथियों के कब्जे में हो गया, जमाते इस्लामी पाकिस्तान, एक जमाते इस्लामी हिंद। तो जमाते इस्लामी पाकिस्तान जो पाकिस्तान में रह रहे हैं हिंदुओं के साथ किया, वही अब बांग्लादेश में कर रहा है, जो पहले नहीं कर पाया पूर्वी पाकिस्तान रहते हुए। तो वो अपना मंसूबा कर रहा है। तो बीमारी तो ये है जमाते इस्लामी और ऐसे कट्टरपंथी सोच वाले मुस्लिम। देखिए, ऐसा है कि जो जमाते इस्लामी है, ये एक संगठन, बहुत मजबूत संगठन है। खुद भारत के अंदर भी है और बांग्लादेश भी तो अगर खुल के है और पाकिस्तान में भी खुल के है। इनका मिशन और मकसद जो है वो मतलब जुल्म और ज्यादती करना है, परेशान करना है। और वो हमको भी कबूल नहीं करते। हम तो शिया कम्युनिटी के मुसलमान हैं, वो हमको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो हमको ही मतलब काफिर समझते हैं। वो हमको भी अगर मौका मिले तो काट के मार के डाल देते। अभी देखिए, पाकिस्तान ने 5 रात हमको अच्छा, जो है ये आपने नहीं बात कही। आप ये कह रहे हैं कि जमाते इस्लामी जो है आपको भी मुसलमान काफिर समझते हैं। ये लोग जो है कट्टरपंथी के, ये आतंकवादी लोग हैं। इनको आप क्यों कह रहे हैं कि ये शरीय इस्लाम के लिए तो है ही नहीं। ये लोग ये इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है। मकसद तो साफ है ना कि इस्लामिक राष्ट्र हम बनाएं, शरिया लागू करें। करो, किसी को मारो, किसी घर जला दो, किसी के मंदिर तोड़ डालो, किसी की मूर्तियां तोड़ डालो। ये इस्लाम ने कहा ही नहीं है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, हमारा दीन हमारे साथ। ये तंजीम जो है उसको सऊदी अरब बहुत सपोर्ट करता है, को सपोर्ट करती है, समझा। ये लोग मजबूत है। आप देखिए हमारे भारत के अंदर कितने मजबूत है। जब ये लोग जलसे करते हैं, लाखों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। हम अगर जलसे करेंगे, हमारे साथ 500 आदमी हमारे साथ तैयार नहीं होते हैं। उनके साथ 10-20 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। इनको बाकायदा सपोर्ट मिलता है, इनको बाकायदा मदद मिलती है बाहर कंट्री से। इनके पास पैसा है, इनके पास दौलत है। ये लोग जो है बेरहम लोग हैं। और बांग्लादेश में आपसे क्या कहा, ये आतंकवादी देश है। जैसे पाकिस्तान आतंकवादी देश है, जैसे अफगानिस्तान, आप देखिए सीरिया के अंदर बेगुनाहों पर जुल्म कर रहे हैं। मौलाना साहब, एक बात बताइए, क्या ये मुस्लिम में आपसी टकराव की वजह से जो इस्लामिक राष्ट्र, या हम जैसे सीरिया में हमने देखा, तुर्की और ईरान में वहां पर वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई है, हमारे हिंदू भाई बड़ा मतलब दिल दुखता है कि बेगुनाह बच्चियां हैं, औरतें हैं, बेगुनाह बुजुर्ग हैं कि आप जो है जुल्म कर रहे हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप
हुकूमत का मतलब क्या होता है? हुकूमत का मतलब कंट्रोल करे। आप देखिए हमारे मुल्क में हुकूमत है माशाल्लाह, जहाँ पे ऐसा होता है कौन कंट्रोल किया जाता है, जुल्म ज्यादती नहीं की जाती किसी धर्म में, किसी मजहब के ऊपर। आप मंदिर है मंदिर जाइए, आप मस्जिद है मंदिर जाइए। भारत जैसा देश दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ प्यार मोहब्बत एकजहती मिलजुल के रहते हैं। ये बांग्लादेश ही गलत बना, ये पाकिस्तान ही गलत बना। ये हमारा हिंदुस्तान था, बांग्लादेश पाकिस्तान हमारा भारत था। इन जिन लोगों ने उसको नहीं, बनाया ये लेकिन अमेरिका की साजिश मैं थी। मौलाना ये साहब एक बंटवारा सेकंड, का मौलाना साहब एक सेकंड, मैं ये पूछ रहा हूं कि बांग्लादेश में तो अवामी लीग के कार्यकर्ता भी मुसलमान ही हैं, शेख हसीना की पार्टी के। वो कौन से मुसलमान हैं? जी। नहीं नहीं, देखिए जो शेख हसीना की आप बात कर रहे हैं, एक का अच्छा होना इसका मतलब ये नहीं है मुल्क के सब लोग अच्छे होंगे। ये समझ लीजिए आप, अगर एक औरत अच्छी है या उसके साथ कुछ लोग उनके साथ अच्छे हैं, इसका मतलब वो लोग दबे हुए थे। देखिए शेख हसीना को निकाला नहीं निकाला, एक औरत लेडी अच्छी हुकूमत चला रही थी, उसको निकाल दिया। आज वो लोग खुश हो रहे हैं, और जिसको ले गया है वो खुद जमात इस्लामी का आदमी है, तो जो वहां का जो है प्राइम तो मिनिस्टर। समस्या वो तो समस्या इसका मतलब आचार्य शैलेश जी, ये जमाते इस्लामी जैसे कट्टर सोच वाले, जिहादी सोच वाले संगठन हैं, कट्टरपंथी हैं, समस्या ये है। चाहे वो बांग्लादेश में उठकर आ गए हों, पहले पाकिस्तान में, या फिर आप कहीं भी देख लीजिए, तो समस्या तो ये कट्टरपंथी हैं, जिन्हें मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये लोग इन्हें भी मुस्लिम नहीं मानते हैं, इन्हें भी मुसलमान नहीं मानते हैं, काफिर मानते हैं। जो करता है या भारत के पक्ष में बोलता है या जो हिंदुओं के पक्ष में बोलता है, चाहे वह मुस्लिम ही क्यों ना हो, वह उनके लिए शत्रु है। ऐसी बात तो है, लेकिन 90%, 90% ज्यादा वहां के मुसलमान जो हैं वह हिंदुओं से हेट करते हैं। और इसी के कारण आज आपने देखा किस तरह हमारे दुर्गा पूजा को खंडित किए, लक्ष्मी पूजा को खंडित किए, किस तरह से इस्कॉन मंदिर में उन्होंने पथराव किया, किस तरह तोड़फोड़ किया, किस तरह आगजनी किया, और किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह षड्यंत्र रच करके वहां के बेटी बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जरूरत है उस पर कड़ा एक्शन लेने का। भले ही चाइना और पाकिस्तान के सामने क्या भारत, सागल साहब, कमजोर है क्या? भारत कहीं कमजोर नहीं है। भारत के साथ भी रसिया है, रसिया कमजोर नहीं है। आप देखिए जिस समय जब बांग्लादेश की 1972-71 में जब युद्ध की स्थिति चल रही थी, तो अमेरिका और पूरा अरब कंट्री पाकिस्तान के साथ था, लेकिन जैसे रसिया का बेड़ा आया और उस बेड़े के डर से सारे लोग वापस हो गए, और भारत बांग्लादेश पर विजय प्राप्त करके और पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया। तो भारत इतना कमजोर नहीं है। हम मत समझिए कि भारत अगर एक्शन लेगा, सैनिक का एक्शन, सहगल साहब, और आपको रसिया सपोर्ट नहीं क्योंकि करेगा, ये ऐसा नहीं है। आक्रोश है, ये उबाल है। मैं धर्मगुरु जी से बताना चाहता हूँ कि 1971 की स्थिति और आज की स्थिति में बड़ा फर्क है। उस समय इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, और रशिया ने साफ तौर पे कहा था कि एनी अटैक ऑन इंडिया वुड बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन अमेरिका एंड दे विल इंटरवीन। चाइना को भी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की दखल अंदाजी की तो वी विल इंटरवीन एंड ठोको यू। उस माफी की कोई ट्रीटी नहीं है। आज इंडिया स्टैंडिंग बाय इटसेल्फ एंड हम काफी से ज्यादा मजबूत है, काफी से ज्यादा स्ट्रांग है, और हम किसी प्रकार से हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यकीन दिखाता हूँ, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के ऊपर किसी प्रकार का ये वार नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम बड़ा लाजमी है कि हम जो हिंदुओं के अगेंस्ट अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उनको रोकें। उनको रोकने के लिए सबसे पहला जो मैंने कदम कहा है कि इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन कीजिए। वो समझ जाएगा कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उसका बड़े नुकसानदेही होगा। उसकी इकोनॉमी पहले ही बैठ रही है, पाकिस्तान के साथ कंगाल हो रहा है, उसका फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो चुका है, और वास्तव में वो बिल्कुल कंगाली हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं, कंप्लीटली लेकिन गिर मैं जाएगी। बार बार कह रहा हूं सर कि बीमारी जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन है ना, कि पूरा राष्ट्र है। मैं तो आरएसएस से पूछना चाहूंगा, जो आरएसएस कह रहे हैं कि मोदी सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए, व्हाट एक्शन आर दे रिकमेंडिंग? तो यहाँ नहीं, यहाँ तो वो कह रहे हैं कि हम एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाला एक्शन हो। भरत सिंह जी, आप ही बताइए, विपक्ष की पार्टी भी इसमें सुझाव दे सकती है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन क्या होना चाहिए? क्या इकोनॉमिक ब्लॉकेज से हम बांग्लादेश को या फिर इन कट्टरपंथियों का इलाज कर सकते हैं, जमाते इस्लामी? और इससे कट्टरपंथी सोच वाले लोग जो जमाते इस्लामी, ऐसे संगठन जो हैं, ऐसे संगठन का फिर इलाज क्या है? भरत सिंह जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए ठीक है,
मैं अब आखिरी कमेंट, चूंकि क्लोजिंग कमेंट, अब तक कई सारी बातें आ गई, इकोनॉमिक ब्लॉकेज और तमाम चीज़ें, और वो शायद हो भी रही होंगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं। लेकिन उससे पहले ही साहब बांग्लादेश कह रहा है कि हम आलू प्याज जो हैं मंगवा लेंगे पाकिस्तान से, हम मंगवा लेंगे कहीं और से, भारत से हम नहीं मंगवाएंगे। वहाँ तो भारतीय सामानों का बहिष्कार हो रहा है, कह रहे हैं कि हम भारतीय सामान लेंगे नहीं। तो आप जो हैं सहगल साहब जो कह रहे हैं इकोनॉमिक ब्लॉकेज, उससे पहले वही कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए भारत से मदद। उनके पास पैसा ही नहीं है बाहर से मंगवाने के लिए। पैसा होना चाहिए ना बाहर से। फंडिंग तो हो रही है, फंडिंग तो हो रही है कहीं से, विदेशी ताकतें तो हैं इसके पीछे जो फंडिंग कर रहे हैं। फंडिंग पूरे 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 देश की जो जनसंख्या है उसके लिए काफी नहीं है। उस माफी की फंडिंग तो पाकिस्तान में भी हो रही है, पाकिस्तान कंगाल हो गया है। उस माफी की फंडिंग तो श्रीलंका में भी हो रही थी, श्रीलंका टूट गया था। तो हिंदुस्तान मदद नहीं करता तो श्रीलंका क्या टर्न अराउंड नहीं होता। मालदीव भी टूटने जा रहा था, हिंदुस्तान ने उसको दोबारा संभाला है। ठीक है सर, ठीक है। भरत जी आ गए। भरत जी, चूंकि क्लोजिंग कमेंट, मैं समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस किन सुझावों पर, चूंकि विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी भी सुझाव देती है, आप क्या सुझाव देते हैं? क्या इकोनॉमिक ब्लॉकेज या मिलिट्री एक्शन या एक जो स्ट्राइक होता है कि भाई ये संगठन है, संगठन जिम्मेदार है, जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों को चुन चुन कर मारिए? जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जैसे कि मेजर साहब जो ब्लॉक कर देना चाहिए, तो ठीक है, उसको ब्लॉक करने से अगर वो सुधर जाते हैं तो अच्छी बात है। बहुत सारा हमें भी फायदा है, क्योंकि 3 फ्रंट पे इस समय अगर लड़ना है तो वो भी देखना पड़ेगा किस तरह से लड़ना पड़ेगा हमें। लेकिन मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो मुझे सरकार में दिख नहीं रही है। क्योंकि चाइना भी जिस तरह से हमारे देश में घुसपैठ किया, उसमें क्या किया सरकार ने? कुछ तो नहीं किया। बांग्लादेश के लोग जो है आज जिस तरह से सर उठा के बात कर रहे हैं, नेपाल जिस तरह से सर उठा के बात कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से कर रहा है, तो ये सारी चीज दिखा रहा है कि हमें चारों तरफ से किस तरह से घेरा जा रहा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, इवन श्रीलंका हो। मतलब चारों तरफ से हमारी तरफ नजर है हर देश की। तो उसमें सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए और अपनी पूरी ताकत और पावर दिखानी चाहिए। रफेल खरीद के रफेल अपने पास रखने से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, तो आप भी कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं कि बस 2 राइफल जो है वो लॉन्च कर दीजिए, बांग्लादेश समझ जाएगा, इलाज हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अलग अलग राय है, ये आक्रोश भी है, उबाल भी है, गुस्सा भी है। कह रहे हैं कि राफेल लॉन्च कर दो, राफेल से उड़ा दो, या फिर मिलिट्री एक्शन कर लो, एक्शन लो। लेकिन ये ज़रूर है कि ये गुस्सा पूरे देश भर में है, और देश का सवाल यही है कि आखिर कब तक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा, कब तक बांग्लादेश भारत विरोधी रवैया अपनाता रहेगा, और कब बांग्लादेश का, मोहम्मद यूनुस की सरकार का, इन कट्टरपंथियों का मुकम्मल इलाज होगा।